और गैस कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा वीकली Q&A एंड सॉरी गैस आज के Q&A को थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह Q&A के वीडियो के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस पिकअप करने का ट्राई करेंगे। एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स देखने मिलेंगे, तो अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर जंप करना हो तो आप लोग उन टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके जंप कर सकते हो। एंड Q&A को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे जो न्यू आईफोन के यूज़र्स है उनको पता नहीं होता कि किस तरह फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आईफोन से कंप्यूटर के अंदर माइग्रेट करना है। कल ही मुझे एक और यूज़र का कॉमेंट आया कि किस तरह हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोस आईफोन से कंप्यूटर के अंदर माइग्रेट करें। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, एक पूरा मैंने डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाया है कि किस तरह विदाउट यूजिंग आईट्यून्स आपको फ़ोटोज़ वीडियोस माइग्रेट करने हैं। एंड अगर आपको कंप्यूटर से फ़ोटोज़ एंड वीडियोस आईफोन के अंदर माइग्रेट करने हैं तभी आप लोगों को आईट्यून्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी ट्यूटोरियल के अंदर ये चीज़ भी एक्सप्लेन की है कि ये मेथड भी किस तरह वर्कआउट करता है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक देखने मिलेगा, तो Q&A के वीडियो को खत्म करके आप उस लिंक को चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस Q&A को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है जेनेक्स ने। इन्होंने पूछा है कि भाई GST क्लेम एग्जैक्टली होता क्या है, क्या सच में हम लोगों को 17-18% जितना अमाउंट अकाउंट के अंदर वापस मिलता है, एंड अगर वापस मिलता है तो कितने टाइम के अंदर वापस मिलता है। काफ़ी सारे यूज़र्स काफ़ी हफ्तों से GST के रिलेटेड इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने सोचा आज इस क्वेश्चन का जितना हो सके उतना क्लियरली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। बेसिकली जो एक बिजनेसमैन होता है, जो एक बिज़नेस कर रहा होता है, उनके पास एक GST नंबर होता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है मतलब आपके पास GST नंबर नहीं होगा, तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी GST नंबर होगा उन लोगों को पता होगा कि GST नंबर को कैसे यूज़ करना है एंड GST का जो इनपुट क्रेडिट है उसको कैसे क्लेम करना है। लेकिन क्योंकि आपके पास GST नंबर नहीं है तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन का आंसर है या तो ये जो GST वाला पार्ट है वो इतना मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि आप किसी और के GST के ऊपर भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं खरीद सकते। अभी बेसिकली GST किस तरह काम करता है, जो GST का इनपुट क्रेडिट है वो किस तरह काम करता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपका एक बिजनेस है और आपके पास GST नंबर है, तो आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉयड डिवाइस हो, या स्पेसिफिकली आईफोन के रिलेटेड भी नहीं है, आपको एक लैपटॉप लेना हो या तो कोई भी चीज़ लेना हो, सारी चीज़ों के ऊपर GST लगता है। तो अगर आप बिज़नेस के लिए कोई भी चीज़ ले रहे हो, बिज़नेस के लिए कोई भी फ़ोन ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो और उस टाइम पे अपना GST नंबर प्रोवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई भी टाइप का आपको कैश वापस नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं करती। उस टाइम पे आपको GST नंबर आप जो देते हो फ्यूचर में उसका आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। अभी ये इनपुट क्रेडिट कैसे काम करता है? जब आप एक्चुअल में अपने बिजनेस का टैक्स वगैरह भरोगे, GST भरोगे, तब GST भरने के टाइम पे आपको उन पैसों का बेनिफिट मिलता है जो कि आपने GST के तौर पे दिए होते हैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ है GST क्लेम। कोई भी टाइप का कैश डिस्काउंट नहीं है GST, या तो कोई भी टाइप का इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं है, या तो कोई भी टाइप का ऐसा पैसा नहीं है जो कि आपके अकाउंट के अंदर वापस आ रहा है। एंड ये ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल है उन्हीं बिजनेस यूजर्स के लिए जिनके पास GST नंबर होता है और जो बिजनेस के लिए एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। ये आपके लिए मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपके पास GST नंबर नहीं है और आप किसी और के GST के नंबर पे भी आप कोई आईफोन वगैरह या तो कोई भी डिवाइस नहीं खरीद सकते। अगला क्वेश्चन है सिबगत उल्लाह शरीफ का कि भाई आईफोन 12 60,000 रुपीज़ का कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 60,000 तक का तो आप लोगों को अभी फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा, शायद कुछ महीनों बाद मिले जब आईफोन 13 लॉन्च हो, उससे थोड़ा टाइम पहले। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि 60,000 के अंदर आपको आईफोन 12 तभी मिलेगा जब एक्चुअल में आईफोन 13 सीरीज़ का कोई फ़ोन लॉन्च होता है। तो आपको प्राइस ड्रॉप ज़रूर देखने मिलेगा अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर डील्स मिलेगी, डिस्काउंट्स मिलेगी जब आईफोन 12 मेड इन इंडिया आएगा तब। लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप आपको अभी फ़िलहाल तो कुछ महीनों तक देखने नहीं मिलेगा। जब मेड इन इंडिया आईफोन 12 आएगा तभी आप लोगों को जो प्राइस ड्रॉप मिलेगा वो भी 67 या 68,000 तक का ही मिलेगा, उससे नीचे शायद अभी फ़िलहाल कुछ महीनों तक तो आपको आईफोन 12 देखने ना ही मिले। अगला क्वेश्चन है बिनीश पॉल का। इन्होंने पूछा है कि आईफोन इनको बाय करना है, दुबई से प्लान किया इन्होंने बाय करने का, तो कौन सी कंट्री का वर्जन लेना चाहिए इंडिया में यूज़ करने के लिए? हांगकॉन्ग वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, US वाला रहेगा या जापान वाला रहेगा, और प्राइस में क्या डिफरेंस रहेगा? तो अगर आपको एक दुबई से आईफोन लेना है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस और बेस्ट वर्जन जो है वो दुबई का आईफोन का वर्जन, मिडल ईस्ट का आईफोन का वर्जन। अगर आपको एक आईफोन दुबई से लेना है सबसे ज़्यादा आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, बेस्ट प्लेस है एप्पल का ऑफिशियल स्टोर दुबई के अंदर, मॉल ऑफ द एमिरेट्स के अंदर भी है और दुबई मॉल के अंदर भी है। वहाँ से अगर आप लोग आईफोन लोगे
तो आप लोगों को एप्पल का ऑफिशियल इनवॉइस भी मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वैलिड रहेगा। वारंटी क्लेम के टाइम पे भी आपको कोई भी टाइप का इशू नहीं आएगा। और मिडिल ईस्ट वर्जन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ों की कमी नहीं होती जो कि आप लोगों को यूएस के या तो जापान के वर्जन के अंदर देखने मिलती है। तो इंडिया में यूज़ करने के लिए मिडिल ईस्ट का वर्जन बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं, क्योंकि ये जो वर्जन है दुबई के अंदर थोड़े सस्ते प्राइस में मिलते हैं, तो अगर आपको 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये बचाने हैं तो हांगकॉन्ग वर्सेस यूएस वर्सेस जापान के बीच में आप लोग हांगकॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हांगकॉन्ग के अंदर आपको डुअल फिजिकल सिम का ऑप्शन देखने मिलता है, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है ई सिम के मुकाबले। तो अगर आप एक डुअल सिम पर्सन हो, फिजिकल डुअल सिम आप यूज़ करना चाहते हो, तो हांगकॉन्ग वर्जन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ई सिम में जब आप फ़ोन को चेंज करते हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। इसलिए हांगकॉन्ग वर्जन ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है अगर इन तीनों में से आप सिलेक्ट करते हो तो। और हांगकॉन्ग वर्जन के बाद ज़्यादा बेटर वर्जन रहेगा यूएस वाला, क्योंकि उसमें MM वेव का 5G बैंड आता है। अभी फिलहाल इंडिया में तो 5G नहीं आया, तो MM वेव का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों में से कोई लेना हो तो जापान वाला तो छोड़ दो, हांगकॉन्ग मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और यूएस वाला उसके बाद में। अगला क्वेश्चन है गाइस दीक्षा का। इन्होंने पूछा है कि एंड्रॉयड मोबाइल से व्हाट्सएप का बैकअप आईफोन 12 प्रो मैक्स में आएगा क्या? तो एंड्रॉयड मोबाइल से बैकअप, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल से आपको आईफोन में डेटा बैकअप करना हो व्हाट्सएप का, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेड सॉफ्टवेयर की। शायद कुछ फ्री में सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी हो। मैंने कुछ महीनों पहले ट्राई किया था, बहुत सारे फ्री में सॉफ्टवेयर ढूंढने के ट्राई किए थे, मुझे तो कोई नहीं मिला था। शायद अब एग्जिस्ट करता हो फ्री वाला सॉफ्टवेयर, लेकिन पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हैं। टेनोरशेयर आई केयर फ़ोन करके एक सॉफ्टवेयर था, उन्होंने एक वीडियो को स्पॉन्सर किया था और मैंने उनके लिए एक ट्यूटोरियल बनाया था, जहाँ पे मैंने खुद ने अपने फ्रेंड का जो आईफोन था, एंड्रॉयड का फ़ोन से आईफोन के अंदर मैंने व्हाट्सएप का पूरा डेटा माइग्रेट किया था, एंड वो 100% काम भी करता है, क्योंकि मैंने पर्सनली टेनोरशेयर का आई केयर फ़ोन यूज़ किया है। तो अगर आपको व्हाट्सएप का डेटा बैकअप माइग्रेट करना है एंड्रॉयड से आईफोन पे या तो आईफोन से एंड्रॉयड पे, तो पेड सॉफ्टवेयर 100% काम करते हैं। टेनोरशेयर आई केयर फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ किया है, और डॉक्टर फ़ोन का एक आता है व्हाट्सएप ट्रांसफ़र का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी सिमिलर वे में काम करता है, लेकिन उसको मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वो भी चीज़ काम करती है। अगला क्वेश्चन है गाइस विकी अरोरा का। इन्होंने पूछा है कि एयरपॉड्स 3 या एयरपॉड्स प्रो का जो सेकंड जनरेशन है उसमें कलर के ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एंड आईफोन 12s प्रो मैक्स आएगा या आईफोन 13 प्रो मैक्स आएगा? तो सबसे पहले तो आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं आने वाला, आईफोन 12s प्रो मैक्स ही आए, क्योंकि मार्क गर्मन जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड लीकर है, मोस्ट रेपुटेबल लीकर है, उन्होंने बताया कि इंटरनली एप्पल की जो टीम है उसमें 12SE नाम डिस्कस वगैरह हो रहा है। तो आप लोगों को 12SE देखने मिलना चाहिए, लेकिन वो एप्पल के ऊपर एट द एंड डिपेंड करता है। लेकिन सारे लीकर्स ये बता रहे हैं कि 13 प्रो मैक्स तो नहीं आने वाला, 12S ये जो साल का अपग्रेड रहेगा वो S ईयर का अपग्रेड ही रहेगा। अब आते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या आपको मल्टीपल कलर चॉइस मिलेंगे एयरपॉड्स 3 या तो एयरपॉड्स जेन 2 के अंदर? तो मेरे हिसाब से तो आपको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि एप्पल जितना हो सके उतना सिंपलिस्टिक रखने का ट्राई करता है। मे भी कुछ लीक्स निकल के आए थे, कुछ प्रोटोटाइप्स निकल के आए थे, मे भी आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने मिले, लेकिन ये भी प्रोटोटाइप्स थे, बहुत पुराने प्रोटोटाइप्स थे, किसी के पास ऐसे लीक्स या रूमर्स अभी फिलहाल तो नहीं है कि एप्पल कलर चॉइस एयरपॉड्स 3rd जनरेशन एंड एयरपॉड्स प्रो 2 में एटलीस्ट लाए। अगला क्वेश्चन है गाइस नीरज कापसे का। इन्होंने पूछा है कि 6S इनको अपग्रेड करना है, बजट 50-55,000 के आसपास का है, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि आईफोन 11 खरीदे या आईफोन 12 मिनी। स्क्रीन साइज़ थोड़ा मैटर करता है, लेकिन कैमरास भी मैटर करते हैं, नाइट मोड वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है आईफोन 12 मिनी के अंदर, क्योंकि सारे लेंस के अंदर वहाँ पे नाइट मोड देखने मिलता है। तो कंफ्यूज्ड हूँ कौन सा लेना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। तो नीरज भाई ये आपके कंप्लीटली रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट को केयरफुली एनालाइज करना है कि आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो आईफोन 11 के अंदर आपको एक एडवांटेज है कि आपको स्क्रीन साइज़ बड़ा मिलता है, आपको बैटरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी मिलती है, बैकअप थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, और परफॉर्मेंस के मामले में मेरे हिसाब से डे टू डे टास्क के अंदर आपको कोई भी फ़ोन डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन आईफोन 12 मिनी के पास भी अपने एडवांटेजेस है कि वहाँ पे आपको नाइट मोड सारे लेंस के अंदर देखने मिलता है, लेकिन आईफोन 11 में भी आप नाइट मोड यूज़ कर सकते हो थर्ड पार्टी 500 रुपये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो वो चीज़ भी आपकी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। नो डाउट जो आईफोन 11 का जो थर्ड पार्टी ऐप का जो नाइट मोड होगा वो आईफोन 12 मिनी जितना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट को केयरफुली एनालाइज करना है, क्योंकि आईफोन 12 मिनी में 5G भी है, OLED का स्क्रीन भी है, तो आपको देखना है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप 6S से अपग्रेड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 मिनी का आपको साइज़ डिसअपॉइंट ना करे, लेकिन मैं पर्सनली अगर चूज़ करूँगा तो एक ज़्यादा बड़ी साइज़ वाला चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे छोटे फ़ोन्स पसंद नहीं है, या तो छोटे फ़ोन मुझे 2021 में यूज़ करना पसंद नहीं है। लेकिन ये आपकी कंप्लीटली चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप जाके एक बार स्टोर में दोनों फ़ोन्स को यूज़ करो,
दोनों फ़ोन्स को अपने हाथों से कुछ टाइम तक यूज़ करो, आप अपना टाइम लो, आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, फिर ब्राउज़ करो कि आईफोन 11 में जो LCD है वो आपको चलेगा, क्योंकि आप अपग्रेड कर रहे हो 6S से, तो सीधी बात है कि आपको डिस्प्ले के मामले में तो मेरे हिसाब से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत अपग्रेड ही हो रहे हो। OLED में आप अपग्रेड करोगे तो नो डाउट आपको बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा, लेकिन फिर स्क्रीन साइज़ भी छोटी हो जाती है। तो सबसे बेस्ट वे है आप स्टोर में जाओ और वहाँ जाके दोनों फ़ोन्स को चेकआउट करो, यूज़ करो। आईफोन 12 मिनी को भी कुछ टाइम यूज़ करो, आधा पौना घंटा, फिर आपको लगे कि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इतनी छोटी स्क्रीन साइज़ में, तो आप खरीद सकते हो। और अगर आपको लगे कि नहीं यार 6S से अपग्रेड करने के बाद फिर से छोटी स्क्रीन तो नहीं लेनी, तो आप आईफोन 11 के लिए जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस श्रेय का, इन्होंने पूछा है कि इनके आईफोन में अभी भी ग्रीन टिंट का इशू आ रहा है iOS 14.5 के पब्लिक बेटा 2 पे अपडेट करने के बाद भी। इट्स विजिबल एट 30-40% ऑफ लेवल ब्राइटनेस इन डार्क मोड। तो श्रेय भाई, सबसे पहले तो iOS 14.5 का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था क्लियरली कि 60-70% के आसपास के जो यूज़र्स हैं उनको अभी भी, मतलब उनका जो इशू है वो रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ यूज़र्स है 20-30% जैसे यूज़र्स है जिनके अंदर इशू फिक्स नहीं हुआ। तो बेसिकली एप्पल ने 14.5 के बेटा 2 के अंदर ग्रीन टिंट का इशू फिक्स कर दिया, लेकिन सारे यूज़र्स के लिए फिक्स नहीं हुआ। तो शायद एप्पल आने वाले बेटास के अंदर काम करे और शायद स्टेबल वर्जन आते आते आपका ग्रीन टिंट का इशू रिजॉल्व हो जाए। लेकिन एप्पल ने एटलीस्ट उसको एड्रेस करने का ट्राई किया और एप्पल ने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो 70% मतलब मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो मेरे हिसाब से 98-99% ऑफ लोगों का इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए स्टेबल वर्जन आने तक। तो बस आप लोगों को स्टेबल वर्जन तक का वेट करना है। एंड फिर अगर स्टेबल वर्जन आने के बाद भी आपका ग्रीन टिंट का इशू रिजॉल्व नहीं होता फॉर सम रीज़न, या तो अगर आपके हार्डवेयर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तब आप लोग एप्पल के पास जाके अपने फ़ोन को डायग्नोस करवा सकते हो एंड चेकआउट करवा सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस प्रिंस का, और इन्होंने पूछा है और इनके साथ काफ़ी सारे यूजर्स ने पूछा था कि iOS 14.5 का बेटा एक्चुअल में डाउनलोड कैसे करें। तो बेटा इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर ही एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को किस तरह डेवलपर बेटा डाउनलोड करना है या तो किस तरह पब्लिक बेटा डाउनलोड करना है। डेवलपर बेटा एक पेड ऑप्शन होता है, पब्लिक बेटा एक फ्री ऑप्शन होता है। तो ज़्यादा पब्लिक के लिए रिकमेंडेड होता है पब्लिक बेटा, क्योंकि डेवलपर्स बेटा में पब्लिक बेटा से थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ या तो बग्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई भी एक बेटा सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के ऊपर, तो आपको वहाँ पे बग्स एंड इश्यूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं स्टेबल वर्जन के मुकाबले, क्योंकि बेटा वर्जन का पर्पस ही ये होता है कि एप्पल बेटा टेस्टर्स जो है उनके लिए एक सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज़ करे, फिर बेटा टेस्टर्स को यूज़ करे, उनको इश्यूज़ बग्स वगैरह फेस हो तो एप्पल को फीडबैक प्रोवाइड करे कि हमारे फ़ोन में ये इशू आ रहा है। एंड हर एक बेटा सॉफ्टवेयर के अंदर, हर एक डिवाइस के अंदर सेम ही टाइप के इश्यूज़ नहीं आते। मतलब कैसा है कि अगर मैं बेटा यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ इश्यूज़ मुझे आ रहे हैं, शायद आपको ना आ रहे हो, कुछ इश्यूज़ आपको आ रहे हो तो शायद मुझे ना आ रहा हो। तो बेटा डाउनलोड करने से पहले एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर कि बेटा सॉफ्टवेयर बगी होता है, उसमें ज़्यादा बग्स होते हैं स्टेबल वर्जन के मुकाबले। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको बेटा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। अगर आपने ये चीज़ को ध्यान में रख लिया है तो आपको beta.apple.com के ऊपर जाना है, वहाँ पे साइन अप करना है और एक बेटा प्रोफाइल डाउनलोड करना है जिसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। फिर ऑटोमेटिकली जिस तरह आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने मिलते हैं उस तरह आपको बेटा के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने मिलेंगे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लास्ट ईयर का एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे मैंने बताया कि बेटा सॉफ्टवेयर को किस तरह डाउनलोड करना है। सेम ही प्रोसेस आज भी वर्कआउट करती है, तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करके अपने फ़ोन के अंदर बेटा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस वैभव का, और इन्होंने पूछा है कि एप्पल क्या 14 इंच का मैकबुक प्रो मार्च के अंदर लॉन्च करने वाला है, और शुड वी गो फॉर M1 13 इंच नाउ, प्लीज़ हेल्प। तो अगर आपको अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट ना हो तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। नो डाउट अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको खरीद लेना चाहिए, लेकिन मार्च के अंदर तो मैकबुक प्रो नहीं आने वाला। मार्क गरमन जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक लीकर है, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेबल लीकर है, उन्होंने बताया है कि मार्च के अंदर मैकबुक प्रो नहीं आने वाला। मैकबुक प्रो का जो M1 वर्जन 14 इंच वाला है वो मई या जून के आसपास आने वाला है, लेकिन वो वर्थ द वेट है अगर आप वेट कर सको। सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर उसके बिना आपका काम ना चलता हो तो आपको अभी 13 इंच वाला ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ना हो तो आपको जून तक तो एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स आने वाले हैं मैकबुक प्रो 14 इंच के अंदर। सबसे पहले तो स्क्रीन साइज़ ही आपको 14 इंच मिलेगा। आपको यहाँ पे 13.3 मिलता है, आपको वहाँ पे 14 इंच का स्क्रीन साइज़ मिलेगा। नया डिज़ाइन मिलेगा, नया फॉर्म फैक्टर मिलेगा, बेजल्स छोटे देखने मिलेंगे, नया फ्रंट में कैमरा देखने मिलेगा, टच बार निकलने वाला है, मैक से वापस आने वाला है, नए जनरेशन का M1 मिलने वाला है। तो वो जो वेट होगा वो कम्प्लीटली वर्थ होगा। तो मेरे हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो आपको बिल्कुल वेट करना ही चाहिए जून तक। अगला क्वेश्चन है गाइस यश का, इन्होंने पूछा है कि मार्च में एप्पल का इवेंट कब होने वाला है, कौन सी डेट को होने वाला है। तो बेसिकली मार्च में एप्पल का जो इवेंट होने वाला है वो तो एक्जैक्टली पता नहीं कि एप्पल इवेंट ही लाने वाला है या तो
प्रेस रिलीज के थ्रू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इन एनी केस अभी फिलहाल कोई भी डेट नहीं है कि कौन सी डेट को प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह होने वाले हैं। कुछ फेक लीक्स निकल के आई थी जो बता रही थी कि 16 मार्च को एप्पल का इवेंट होने वाला है, लेकिन आज मॉर्निंग में मार्क गरमन ने ट्वीट करके बताया कि 16 मार्च को कोई भी लॉन्च वगैरह नहीं होने वाला, ना तो इवेंट होने वाली है ना तो लॉन्च होने वाला है। एंड मार्क गरमन ने बता दिया, मतलब उनके पास कोई ना कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी जो उनको बता रही होगी कि 16 मार्च को तो एटलीस्ट इवेंट नहीं होने वाला। तो मार्च में हम लोग को पता है इवेंट होने वाला है, लेकिन डेट अभी भी कंफर्म नहीं है। आगे आने वाले दिनों में कुछ लीक्स वगैरह निकल के आती है तो मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा। और इवेंट होगी भी नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि लास्ट ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्पल शायद इवेंट भी कर सकता है या तो प्रेस रिलीज के थ्रू भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकता है। तो इन एनी केस जो कुछ भी इसके रिलेटेड मुझे नया अपडेट आगे निकल के आता है मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि मॉर्निंग में ही जस्ट ट्विटर पे ट्वीट आया था मार्क गरमन का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बताना चाहिए ताकि ये जो न्यूज़ है आप लोगों को मिल भी जाए और आपके क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल जाए। अगला क्वेश्चन है गाइस दीपक का। इन्होंने पूछा है कि एंड्रॉइड फ़ोन का सारा जो फोटो का बैकअप होता है गूगल फोटोज़ के ऊपर जो सेव होता है, क्या जब हम लोग एक नया आईफोन लेंगे और उसमें गूगल फोटोज़ डाउनलोड करेंगे एंड ईमेल वगैरह से लॉगिन करेंगे तो सारे फोटोज़ वहाँ पे देखने मिल जाएंगे? तो डेफिनेटली आपके जो भी फोटोज़ गूगल फोटोज़ के अंदर आपको सारे फोटोज़ आईफोन के ऊपर देखने मिल जाएंगे। गूगल फोटोज़ के अंदर आपको आपके जितने भी फोटोज सेव होते हैं वो ना ही सिर्फ आईफोन, आप कोई भी गूगल डिवाइस के अंदर लॉगिन करो, कोई भी एंड्रॉइड के अंदर लॉगिन करो, आईफोन के अंदर लॉगिन करो, सारों में आपको गूगल फोटोज़ का बैकअप देखने मिलेगा। मेरे सालों पुराने फ़ोटोज़ भी गूगल फोटोज़ के अंदर अभी भी पड़े हुए हैं। बस आपको अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के गूगल फोटोज़ में लॉगिन करना है एंड आपका जो डेटा है वहाँ का वहीं रहेगा। आप चाहो तो अपने आईफोन के अंदर उसको फिर सेव टू डिवाइस करके डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो चाहो तो गूगल फोटोज़ के ऊपर ही रख सकते हो, लेकिन आपको बैकअप की कोई भी चिंता नहीं है। अगर आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ गूगल फोटोज़ के अंदर है एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, तो आप आईफोन परचेस करने के टाइम पे गूगल फोटोज़ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वही सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे यूज़ करके सारा डेटा वगैरह अपना आईफोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस दानिश अहमद का। इन्होंने पूछा है कि एप्पल ने मेरा पेमेंट डिक्लाइन कर दिया है iOS स्टोर पे, इंटरनेशनल पेमेंट मोड भी मेरा ऑन है और सफिशिएंट बैलेंस भी अकाउंट के अंदर है और ये iOS 14.4 पे है, तो उन्होंने बताया कि कोई सॉल्यूशन बताओ इसका। तो दानिश भाई मे भी हो सकता है कि आपका कार्ड सपोर्टेड ना हो एप्पल के गेटवे के ऊपर। अभी तक मुझे तो फिलहाल कोई भी ऐसा पेमेंट डिक्लाइन का इशू नहीं आया। जब कभी भी मेरा पेमेंट डिक्लाइन हुआ है तब मेरा ही प्रॉब्लम था कि मैंने ही अपने बैंकिंग अकाउंट के अंदर जाके वो कार्ड को डिसेबल्ड करके रखा था। लेकिन अगर आपका कार्ड अनेबल्ड है और इंटरनेशनल पेमेंट भी अनेबल्ड है फिर भी पेमेंट डिक्लाइन आ रहा है, तो शायद आपका जो स्पेसिफिक कार्ड है वो पेमेंट गेटवे के अंदर एक्सेप्टेड नहीं होगा। जो एप्पल जो पेमेंट गेटवे जो पेमेंट प्रोवाइडर बीच में यूज़ कर रहा होगा उनके पास वो चीज़ एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप कोई और कार्ड यूज़ करके ट्राई करो, या तो कोई और बैंक का या तो वही सेम बैंक का। अगर आपके पास कोई दूसरा कार्ड हो तो वो यूज़ करके ट्राई करो, मेरे हिसाब से आपका काम हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस DRC रेक्टो का। इन्होंने रिसेंटली आईफोन 12 परचेज़ किया है। रात को जब 100% पे चार्ज करते हैं तो मॉर्निंग होते होते बैटरी 66% तक ड्रेन हो जाती है। सेलुलर डेटा इज़ ऑफ, वाईफाई ऑफ, ब्लूटूथ ऑफ, तो बैटरी इतना ज़्यादा ड्रेन क्यों हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है, 66% मतलब बहुत हैवी ड्रेन हुआ। स्टैंड बाय मोड के ऊपर आईफोन्स के ऊपर मैक्सिमम 3 या 4% जितना ड्रेन होता है। अगर कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम फेस हो रहा होता है तो किसी का 6% 7% जितना भी ड्रेन होता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा आपके फ़ोन के अंदर, या तो कोई ना कोई एप्लीकेशन पीछे बैकग्राउंड के अंदर स्टक हो चुका होगा, अटक चुका होगा। तो आपको बेसिकली सबसे पहला स्टेप तो आपको लेना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको जाना है बैटरी के अंदर, और यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको बैटरी यूसेज बाय एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने मिलेगा। और ये जो बैटरी यूसेज बाय एप्लीकेशन का ऑप्शन है उसमें आपको सर्च करना है कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर आपकी बैटरी इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। अगर आपको दिखे कोई ऐसा एप्लीकेशन जो कि बैकग्राउंड में अटक चुका हो और बैटरी यहाँ पे कंज्यूम कर रहा हो, तो सबसे पहला स्टेप उस एप्लीकेशन को कर दो किल, और एक दिन बाद फिर से चेक करो। अगर एक दिन बाद सेम इशू आ रहा है तो उस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली कर दो डिलीट, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी टाइप का ऐसा एप्लीकेशन नहीं शो कर रहा जो कि बैटरी इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो आपको फिर फ़ोन को रीसेट करके एक बार ट्राई करना पड़ेगा कि क्या आपका ये इशू रिजॉल्व होता है या नहीं होता। अगर रीसेट करने के बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आपको स्क्रैच से एक नया फॉर्मवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा iTunes के थ्रू अपने फ़ोन के अंदर। मतलब कंप्लीटली अपने iOS को आपको करना है रीस्टोर, और मेरे हिसाब से ये करने से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाना चाहिए। तो बस ये था गाइस आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए।